मुक्तदा सदर जो है उनके बहुत ज़्यादा कोई ईरान से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे पिछले चंद सालों में, लेकिन यह कि मुक्तदा सदर एक बड़ा नाम और बड़ी मकबूल इराक़ के अंदर, और अभी पिछले दिनों जो मुजाहरा हुआ था वो आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुजाहरा। अब इनकी कोई मुलाकात जो है वो 1 या 1.5 घंटे जारी रही सेक्रेटरी ब्लिंकन की, और उसके बाद फिर एक अलामिया आया सामने स्टेट डिपार्टमेंट का। वो जो अलामिया है स्टेट डिपार्टमेंट का, उस अलामिया को अगर देखा जाए तो उस अलामिया के की जो आखिरी 2 या 3 लाइंस हैं, जो फर्स्ट लाइन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसकी जो आखिरी लाइंस हैं वो ये हैं कि सेक्रेटरी ने इराक़ के वज़ीर आज़म से कहा कि उन लोगों को अकाउंटेबल करें जो कि अमेरिका की इराक़ में अमेरिका की बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, और इराक़ की कमिटमेंट्स टू प्रोटेक्ट ऑल इंस्टॉलेशंस होस्टिंग यूएस पर्सनल एट इन्विटेशन ऑफ द इराक़ी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने इराक़ की कहा हुआ है कि हमें यहाँ पे अभी अमेरिकन यहाँ से ना जाएं, तो जो है वो उनकी हिफाजत की जाए। सेक्रेटरी ब्लिंकन मेड क्लियर दैट यूएस विल डिफेंड इट्स इंटरेस्ट एंड पर्सनल। ठीक है, क्योंकि पिछले दिनों हमें पता है कि इराक़ में जो है वो 3 बेसिस हैं ना इराक़ में। एक तो ऐन अल असद है, एक एरबिल में है, एक एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हरीर के इलाके। 3 बेसिस जो हैं अमेरिका की वो इराक़ में हैं। सही। अच्छा, अब तो ये जो है वो वहाँ पर भी ऐन अल असद पे भी और एरबिल पे भी, और ये तो तंत तो उधर है यानी सीरिया में है, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि एक तरह से आप समझें कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि यहाँ पे जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उन पे हमले नहीं होने चाहिए। सही। अच्छा, अब ये जो है ये जब ये आ रहे थे तो कतायब हिज़्बुल्लाह की तरफ से रात को एक मैसेज आया। कतायब हिज़्बुल्लाह जो है वो आप समझें कि कतायब हिज़्बुल्लाह जो है वो एक बहुत पावरफुल ग्रुप है हिज़्बुल्लाह से रिलेटेड, जो कि इराक़ में है। सही। और अगर किसी ने इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है, कतायब हिज़्बुल्लाह की इम्पोर्टेंस समझनी है, तो वो जनरल कासिम सुलेमानी के साथ जो मोहम्मद मेहदी मुहंदस को निशाना बनाया था 2020 में, जब वो दमास्कस एयरपोर्ट से निकल रहे थे, या बगदाद एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तो वहाँ पर जो निशाना जो कासिम सुलेमानी के साथ जो शख्सियत थी वो मोहम्मद मुहंदिस, ठीक है, मोहम्मद मेहदी मुहंदिस की थी। ठीक है। मोहम्मद मेहदी मुहंदिस ये कतायब हिज़्बुल्लाह को बनाने वाले थे। सही। ये और जनरल कासिम सुलेमानी, वो ये बड़ा इनका करीबी दोस्त भी थे, साथ भी थे, और ये बैरूत से आ रहे थे जब यहाँ पे इनको हिट किया था अमेरिका ने। और अमेरिका ने इनको जो मोहम्मद मेहदी मुहंदिस हैं, इनको काफ़ी अरसे से 2006 से लेके ये उनकी लिस्ट पे थे, हिट लिस्ट पे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये जब अमेरिकन के साथ लड़ाई हो रही थी इराक़ में, तो उसके बाद ये कई मौके पे इन्होंने अमेरिकन को हिट किया था। तो अमेरिकन ने ये जनरल कासिम सुलेमानी के साथ जो दूसरी शख्सियत हिट हुई थी, तो वो कतायब हिज़्बुल्लाह के सरबराह थे। अब वो कतायब हिज़्बुल्लाह जो है उन्होंने अटैक किया अमेरिकन पे, ये इन दिनों में बेसिस पे। वो मैसेज लेके सेक्रेटरी ब्लिंकन लैंड हुए रात को, और उन्होंने इराक़ के वज़ीर आज़म से बात की, और उसके बाद एक तरह से मैसेज देखें तो उन्होंने सही स्ट्रेट बात की कि यहाँ पर हमारे ट्रूप्स के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। ये क्या कि वो तुर्की निकल गए। अच्छा, तुर्की में क्या हुआ, अभी उससे पहले रुकते हैं इधर ही। अब जनाब ये जो इराक़ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इनकी भी बड़े, यानी इनकी भी बड़ी पुरानी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। ये जो है एक ज़माने में, अभी तो इनके ज़ाहिर है कि पॉलिटिकली ओपोनेंट हैं एक दूसरे सामने, ये जो हैं ये सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट के दौरान ये बड़ी अपराइजिंग और बड़े, यानी उस वक्त एक तरह से मुज़ाहमत करते रहे सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़। सही। और ये 10 साल के थे जब इनके वालिद को इनके सामने, क्योंकि इनके वालिद जो है वो
वहाँ की जमात दावा पार्टी कहेंगे, जमात दावा, तो वहाँ की जो जमात दावा पार्टी तो उससे वो वाबस्ता थे, और वो पार्टी जिसको बाकरू सदर ने बनाया था, सही। यानी जो सैयद बाकरू सदर थे, यानी आप इस तरह से समझें कि वो इनके वालिद उस पार्टी से मुंसलिक थे जिस पार्टी के मुक्तदा सदर, यानी वो पूरा एक ताल्लुक भी बनता है। और फिर उसके बाद वो 91 की अपराइजिंग में भी ये जो शिया सुदानी है ये बहुत एक्टिव रहे, बहुत ज़्यादा, तो इनका एक अपना बड़ा प्रॉपर एक हो। लेकिन फिर हुआ क्या बड़ा अजब, एक क्या हुआ उसके बाद जो हुआ ना, वो है असल बात। असल बात यह है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के इस मैसेज के फौरन बाद इराक के वजीर आजम ईरान पहुंच गए, और ईरान पहुंचने के बाद उनकी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात हुई, और उनकी मुलाकात जो है वो रहबर से भी हुई। सही। आयतुल्ला खामिनाई से उनकी मुलाकात हुई तवील। और उसके बाद जो वहाँ से जो स्टेटमेंट आया, मैं फिफ्थ स्लाइड ये पहले तो इरना को कोट करते हैं ना, ईरान की तरफ से क्या मैसेज आया। देखिए, खताब हिजबुल्लाह थ्रेटन्स एस्केलेशन ऑफ ब्लिंकन विजिट्स इराक, और फिर उसके बाद ये स्टेट डिपार्टमेंट को दिखा, फिर टर्की का मीडिया कह रहा है कि रईसी, इब्राहिम रईसी मीट सुदानी, सेज ईरान एंड इराक हैव कॉमन पोजीशन ऑन गजा वॉर। ठीक है, अच्छा, अब इशू तो ये फौरी तौर पे जो है वो वहाँ पे गए, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये बात, ये मैसेज आया। वहाँ से ये जवाब आया कि बिल्कुल ईरान की तरफ से कहा गया कि जो पोजीशन है वही रहेगी, बल्कि ईरान ने आज एक नया स्टेप उठाया। ईरान की तरफ से खत लिखा गया है ब्रिक्स को, सही। एज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स उन्होंने ब्रिक्स के तमाम लोगों से बात की है कि गजा के मामले पे इन्वॉल्व हो। अब ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स जो है बज़ाहिर हमको एक लगता है कि एक माशी मईशत के हवाले से ब्रिक्स को उन्होंने कहा है कि गजा के मसले पे मदद की जाए जिस वक्त। और इसी सिलसिले में उन्होंने तमाम लोगों से को खत भी लिखा है, टेलीफोन पर बात भी की है, जिसमें उन्होंने इंडिया से भी बात की है सही। आज, और ये कहा है कि ब्रिक्स इसमें इन्वॉल्व होके वहां पे फलस्तीनियों को बचाए। लेकिन इस दौरान आज एक और मुल्क ने इसराइल से अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए। यानी कल तो हमने बात की थी ना चार्ट की, उससे पहले बात की थी बोलिविया की, तो कोलंबिया की, चिली की, बहरीन की। आज एक और मुल्क ने जिसको जाहिर है कि स्ट्रेटेजिकली ये तो मामला भी लंबा चल रहा है ना, ये तो मामला अभी कहाँ जाता है ये हम नहीं जानते। अभी 11 तारीख को दोबारा से हसन ने कहा कि मैं अगला ऐलान करूँगा, अगली उनकी स्पीच आ रही है। लेकिन ये जिस मुल्क ने इसराइल के सफ़ीर को निकालने का कहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये अगर हम देखें 9th, 10th और 11th स्लाइड, साउथ अफ्रीका ने ये कहा है, उनकी कैबिनेट का इजलास, ये तो पिछले महीने का था, 17 अक्टूबर का है। ये तो पहले उनके मुजाहरे हो रहे थे, तो उन्होंने इसराइल के बारे में बात की। लेकिन आज की जो खबर है वो है 10th स्लाइड, पोजीशन ऑफ इसराइली एम्बेसडर इन साउथ अफ्रीका बिकमिंग वेरी अनटेनेबल। उनकी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि इसराइली सफ़ीर को यहाँ रखा जाए। और फिर न्यूज़ 24 11th जो है कि साउथ अफ्रीका इसराइल के सफ़ीर को भी निकालने का सोच रहा है। अपने डिप्लोमेट्स उन्होंने तल अवीव से बुलवा लिए हैं। और अल अरबी इसको भी ब्रेक कर रहा है खबर को, साउथ अफ्रीका टू रिकॉल ऑल इट्स डिप्लोमेट्स फ्रॉम इसराइल ओवर गजा वॉर। ठीक है, तो जिस मुल्क ने, ये कौन है साउथ अफ्रीका? ब्रिक्स का मेंबर।
साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने इस कैबिनेट को चेयर किया है, सही। ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो नायब सदर हैं वो आज कहां थे? तो 18th स्लाइड अगर हम देखें, जी। क्योंकि ये खबरें ऐसी हैं जिस पे कोट करना सोर्स का ज़रूरी है और फिर डॉट्स मिलते हैं। तो अगर हम 18th स्लाइड देखें तो हमें पता चलेगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के वो आज कहां थे? वो प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे जब साउथ अफ्रीका अपने ताल्लुकात जो है वो इसराइल से तोड़ रहा था। अच्छा, और साथ ही ईरान की तरफ से ख़त लिखा गया कि आप जो है आज अभी थोड़ी देर के बाद रशिया और मुत्तहदा अरब अमारात दोबारा अक़वाम मुत्तहदा में करारदाद पेश कर रहे हैं सीज़ फायर की, सही। दोबारा। और वो अब देखने जा रहे हैं कि अब कौन से मुल्क अफ्रीका के दाएं बाएं आगे पीछे कौन से मुल्क ऐसे हैं जो कि अब इस वक्त भी, यानी मैंने आपसे कहा ना कि एक फैल रही जंग, लेकिन उसके अब उसकी डायमेंशन किस तरफ जा रही है। ब्रिक्स से ये कहना, देखिए ब्रिक्स को खत लिखना जो है ना एक मेंबर का, इसको मैं तो बिल्कुल भी इसको ये जो है ना 16 स्लाइड, मैं इसको बिल्कुल मैं इसको बहुत सीरियस ले रहा हूँ। और इसलिए ले रहा हूँ कि ये मतलब ईरान की तरफ से टेलीफोन भी किया गया, बात भी गई है सारे सारे मुल्कों से। ये सऊदी अरेबिया से भी बात की गई है, सही। ठीक है। मुत्तहदा अरब अमारात एज अ ब्रिक्स मेंबर के ब्रिक्स इंटरवीन करे। 16 स्लाइड मेहर न्यूज़ एजेंसी ईरान की। अच्छा, ओके, ब्रिक्स दरमियान में इन्वॉल्व हो। अच्छा, अब इसमें जो है वो जब पहुंचे सेक्रेटरी ब्लिंकन टर्की, तो तैयब अर्दोगन जो हैं उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया। वो तो बल्कि एयरपोर्ट पे किसी सीनियर एहलकार ने उनको रिसीव भी नहीं किया। दौरा टर्की के अंदर, और दौरे से चंद घंटे पहले वहाँ पर जो अमेरिकन, क्योंकि टर्की ज़ाहिर नेटो का मेंबर है और एक अरसे से है, जी। यानी टर्की की वजह से वो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो टर्की की वजह से हुआ था उस कोल्ड वॉर में। मतलब यहाँ पर मिसाइल इधर आगे लगे थे तो उन्होंने, सोवियत यूनियन ने वहाँ क्यूबा भेजा था। मतलब टर्की की बड़ी एक तारीखी एक नेटो के अंदर भी और वैसे जो उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, तो तैयब अर्दोगन ने तो ली हुई है पोजीशन इसके ऊपर। लेकिन हुआ ये कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा था, अभी वो उनसे कह के आ रहे थे कि यहाँ पर आप ज़रा हमारी बेसिस को और इस पर अटैक, सॉरी। अब जनाब क्या हुआ कि वहाँ पर हज़ारों लोगों ने अमेरिकन, जहाँ पे ट्रूप्स का स्टे है टर्की में, नेटो का मुल्क है जी। वहाँ पे जनाब उन्होंने मुजाहरे शुरू, हज़ारों की तादाद में। और यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका 7th स्लाइड। ब्लिंकन के आने से पहले जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जनाब मुजाहरे शुरू हो गए। किस जगह पे? जहाँ पर अमेरिकन बेस है। और ये जहन में रखें कि तैयब अर्दोगन की जो पोजीशन है, तैयब उनके फॉरेन मिनिस्टर मिले और वो 2.5 घंटे मुलाकात रही, और 2.5 घंटे के मुलाकात का कोई नतीजा नहीं, मतलब वो बस हो गई मुलाकात। उनकी पोजीशन, टर्की जो है ना उन मुल्कों में से है जब पोजीशन लेता है टर्की तो लेता है, सही। तो टर्की ने उस पोजीशन ली हुई है। एक तो उन्होंने कहा हुआ है ये मुजाहिदीन है, हमास के लोग। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो अच्छा, टर्की को पता है कि टर्की के बगैर ये खेल आगे नहीं चलेगा। स्वीडन की मेंबरशिप और ये और वो और सारा नेटो का रुकन और ये यूक्रेन का गंदम और ये वो सारा, तो टर्की से ज़्यादा टर्की को, हर मुल्क को अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का पता है और पता होना चाहिए।